हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और मेरा नाम दिशा है और आज मैं आपको इस चैनल पे अब आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगी। लेसन नंबर 8, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है। Specific learning disorder refers to clear impairment in school performance or in daily living activities, which is not due to intellectual disability or to another developmental disorder such as autism or ADHD. जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है उसमें क्या क्या परेशानी आती हैं बच्चों को। एक तो स्कूल परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। किसी भी चीज़ को लेके बच्चे को दिक्कत आएगी, फिर चाहे वो डिक्टेशन हो, बच्चे को लिखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्पेलिंग प्रॉब्लम्स इन बच्चों में ज़्यादा होती है और डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में भी इन बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन्हें बहुत आती हैं। स्कूल परफॉर्मेंस और डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में ये दो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जिनमें इन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण होता है या फिर और कोई दूसरी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के कारण, जैसे कि ऑटिज्म और एडीएचडी। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर ऑटिज्म और एडीएचडी से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि ऑटिज्म और एडीएचडी में कुछ सिम्टम्स सिमिलर हो सकते हैं बट ये बिल्कुल सेम नहीं होते, है ना। तो ये लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं। उन्हें लगता है कि एसएलडी जो है या तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कारण हुआ है या फिर ऑटिज्म के कारण हुआ है या फिर एडीएचडी के कारण हुआ है। ये लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। Further, DSM-5 distinguishes learning disorder from learning problems that are primarily a result of visual, hearing and motor disabilities, emotional disturbances, environmental, cultural और socio-economic disadvantages. आगे अब हम देखें तो यहाँ पे DSM-5 ने लर्निंग डिसऑर्डर को डिस्टिंग्विश किया है लर्निंग प्रॉब्लम्स से जो कि प्राइमरीली एक रिजल्ट है विजुअल, हियरिंग और मोटर डिसेबिलिटीज़ का, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस का, एनवायरमेंटल, कल्चरल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस का। रेलेवेंस रेट फॉर एसएलडी वेरीज फ्रॉम वन स्टडी टू अनदर। मतलब जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं एसएलडी को लेकर के, वो सारी की सारी जितनी भी रेलेवेंस रेट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, वेरी करेंगी एक दूसरे से। One study has estimated that about 5 to 10% children may have SLD। मतलब एक स्टडी ऐसी भी थी जिसने ये एस्टिमेट किया कि 5 से 10% बच्चों को SLD की परेशानी है। Out of 3, dyslexia is the most common whereas dyscalculia is the least common। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि SLD के कितने टाइप्स होते हैं और उन्हीं टाइप्स में से एक आता है डिसलेक्सिया और एक आता है डिस्कैल्कुलिया, ठीक है। इसके थ्री मेन टाइप्स होते हैं जो आप जब भी लेकर आओगे आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, उसके कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो डिसलेक्सिया एक बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है और डिस्कैल्कुलिया भी, ठीक है। सिग्निफिकेंटली देर आर मोर बॉयज़ देन गर्ल्स डायग्नोज्ड विद ASD। मतलब एसएलडी जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है बजाय गर्ल्स की। इन रिसेंट स्टडीज रिसर्चर्स सजेस्ट दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स में बी इक्वली इफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। जो रिसेंट स्टडीज़ या फिर जो रिसर्चेस हुई हैं अभी, वो ये सजेस्ट करती हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वली इफेक्ट करते हैं, इक्वली इफेक्ट होता है इस कंडीशन से। मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वली इफेक्ट होते हैं इन कंडीशन से। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज आर अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट कैन इम्पैक्ट अ पर्सनस एबिलिटी टू लर्न इफेक्टिवली। मतलब SLD एक ऐसा ग्रुप है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का जो एक पर्सन की किसी भी चीज़ को इफेक्टिवली लर्न करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। Neurodevelopmental disorders are a group of conditions that affect the development of the nervous system.
इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो ग्रुप होते हैं कुछ कंडीशंस के जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसको इफ़ेक्ट करता है। उसमें क्या क्या हमारे नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो जिसका डेवलपमेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। These disorders typically appear during the childhood, often before a child starts school, and can persist throughout a person's life. इस तरीके के ये डिसऑर्डर्स टिपिकली चाइल्डहुड में देख लिए जाते हैं या फिर जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है उससे पहले ये सिम्टम्स दिख जाते हैं और ये पूरी लाइफ चलते हैं। SLD is one such common neurodevelopmental disorder. SLD एक ऐसा कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ SLD, अब हम यहाँ पे SLD की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ आप पेपर में ज़रूर लिख सकते हैं और इसमें चलिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ SLD, द RPWD Act 2016 defines SLD as a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing languages spoken or written. ये RPWD के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है और आप इसको पेपर में भी ज़रूर लिख सकते हैं। जो हेट्रोजेनस ग्रुप होता है कंडीशंस का जहाँ पे किसी भी चीज़ को आगे प्रोसेस करने में दिक्कत होती है, फिर चाहे वो लैंग्वेज हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है और रिटन में यानी लिखने में दिक्कत होती है। मतलब जैसे अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है बट आप उसको लिख नहीं पा रहे हो, आप उसको अपने उसमें लिख नहीं पा रहे हो लैंग्वेज में, या फिर कोई कई बार SLD के बच्चों के साथ होता है, उनको पता होता है सब, उनके माइंड में भी वो सारी चीज़ें होती हैं बट वो लिख नहीं पाते, तो यानी इन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। दिस डेफिसिट में मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ डिफ़िकल्टी टू कॉम्प्रिहेंड, स्पीक, रीड एंड राइट, स्पेल और टू डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये जो डेफिसिट है ये अपने आप में मैनिफेस्ट करता है इस डिफ़िकल्टी को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, स्पीक, रीड और राइट, स्पेल करने के लिए और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए। SLDs are children who show persistent difficulties in the acquisition and the use of specific academic skills or writing, mathematics और spoken language. SLD के बच्चे शो करते हैं persistent difficulties इन द एक्विजिशन, मतलब जैसे अगर टीचर कुछ क्लास में पढ़ा के गया तो इन बच्चों को उस टाइम पे किसी भी चीज़ को समझने में, एक्विजिशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और ये चीज़ें ये बच्चे शो करते हैं कि इनको मतलब पढ़ा देने के बाद एक बार नहीं इनको 2 बार 3 बार ऐसा पढ़ाना पड़ता है, लग के पढ़ाना पड़ता है और उनकी जो स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स होती हैं राइटिंग की और मैथमेटिक्स की, स्पोकन लैंग्वेज की, उसमें उसकी एक्विजिशन में भी इन बच्चों को थोड़ी बहुत परेशानी आती है। दीज डिफ़िकल्टीज अकर डिस्पाइट द चिल्ड्रन हैविंग नॉर्मल इंटेलिजेंस। ये डिफ़िकल्टीज़ तब भी हो सकती हैं जब बच्चे के पास अपनी एक नॉर्मल इंटेलिजेंस हो, प्रॉपर मोटिवेशन हो और एडिक्वेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हों। मतलब इन सब चीज़ों के बावजूद भी बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। SLDs disrupt the flow of information along specific pathways of the brain critical for reading, writing और math. SLDs जो हैं वो डिसरप्ट करते हैं उन इंफॉर्मेशन की फ्लो को, जो स्पेसिफिक पाथवे से होते हुए जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है हमारे ब्रेन से होते हुए जाता है जो कि क्रिटिकल होता है रीडिंग, राइटिंग और मैथ के लिए। दिस डजंट रिफ्लेक्ट अ लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इससे ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि बच्चे में इंटेलिजेंस की कमी है, बट रेदर अ डिफरेंट वे द ब्रेन लर्न्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। बट फिर प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा फिर डिफरेंट तरीके से मतलब याद करेगा और उसको किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में परेशानी आएगी।
चिल्ड्रन विद SLDs often have strengths and talents in other areas. SLD के बच्चों में बेशक एकेडमिक्स में परेशानी होती है, बट इन बच्चों को और भी बाकी के एरियाज में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ और टैलेंट होती है. स्पोर्ट्स में कह सकते हो आप, आर्ट एंड क्राफ्ट में कह सकते हो कि इन बच्चों को बहुत अच्छी इनका बहुत अच्छा स्ट्रेंथ और बहुत अच्छा टैलेंट होता है उन एरियाज़ में. और भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे SLD के बच्चों में स्ट्रेंथ और टैलेंट होता है. SLDs कैन समटाइम्स को अकर विद अदर लर्निंग चैलेंजेस और मेंटल हेल्थ कंडीशंस. SLDs कई बार दूसरी लर्निंग चैलेंजेस और मेंटल हेल्थ कंडीशंस के साथ को अकर कर जाता है. इसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं. ठीक है, अब आपको यहाँ से इस लाइन से पता लग जाएगा कि कोमॉर्बिडिटी क्या होता है, अगर अभी तक आप लोगों को कोमॉर्बिडिटी का मतलब नहीं समझ में आया तो. Children with both anxiety and SLD conditions might experience fear, worry, and avoidance, which can interface with their learning. एंग्जाइटी और SLD के बच्चे दोनों बच्चे इन दोनों कंडीशंस के जितने बच्चे हमेशा क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं फियर यानी डर, वरी चिंता, अवॉइडेंस, और ये सारी की सारी चीज़ें इनके लर्निंग के साथ इंटरफेयर करती हैं. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ SLDs एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कितने टाइप्स के SLDs होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. SLDs are characteristics by persistent difficulties in the specific academic skills despite having average or above average intelligence. SLD के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो persistent difficulties आती हैं स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स में, बजाय इसके कि इन बच्चों के पास एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस होती है, पर इसके बावजूद भी इन बच्चों को डिफ़िकल्टीज आती हैं स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स में. स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में और एकेडमिक्स में इन बच्चों को परेशानी आती है. These difficulties can be seen in reading, writing, math and oral language. ये difficulties कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती हैं, रीडिंग में, राइटिंग में, मैथ्स में और ओरल लैंग्वेज में. प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को SLD के बारे में सारी चीज़ें सब पता लग सकें. तो इसके 7 टाइप्स होते हैं SLD के. फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, सेकेंड इज डिस्ग्राफिया एंड थर्ड इज डिसकैलकुलिया एंड फोर्थ इज डिस्प्रैक्सिया. ये 4 टाइप्स बिल्कुल आपको अच्छे से रट लेने हैं, बल्कि पूरे 7 अगर आप 7 के 7 याद कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये जो पहले 4 हैं ये तो आपको याद होने चाहिए. एंड फिफ्थ इज ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में कुछ नहीं होता, जो जब हम बच्चे को कुछ समझाते हैं, ऑडिटरी मतलब जब हम बोलते हैं वो सुनता है, तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग में बच्चे को परेशानी होती है. लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़. अभी हम आगे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिसलेक्सिया के बारे में. डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को डी कोडिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं. अब डी कोडिंग का मतलब क्या है, लेटर्स को आइडेंटिफाई करना और उनको साउंड करना, एसोसिएटेड विद दैट लेटर, उस लेटर के साथ जो भी साउंड होती है उसको बोलना. मतलब बच्चों को लेटर्स को आइडेंटिफाई और उनको बोलने में दिक्कत आती है. इन अदर वर्ड्स डिकोडिंग मीन्स साउंडिंग आउट वर्ड्स. मतलब जैसे हम पी बोल रहे हैं तो पी बोलते वक्त भी एक साउंड आ रही है. बी, जब भी आप कोई भी अल्फ़ाबेट बोलोगे तो उसके साथ एक साउंड क्रिएट होती है जो बोलते वक्त अपने आप ही होती है. मतलब जब भी आप कुछ बोलोगे तो एक साउंड आएगी वर्ड्स के साथ, है ना. यहाँ पे लिखा है ना साउंडिंग आउट वर्ड्स, तो उसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हम जैसे यहाँ पे लिखा है एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल अ कैट विद चाइल्ड विद डिसलेक्सिया might find it tough to break down the word cat. अब जो डिसलेक्सिया का बच्चा होगा उसको कैट वर्ड को ब्रेक करके लिखने को बोलो तो नहीं लिख पाएगा उसकी एक इंडिविजुअल साउंड के साथ. एंड देन ब्लेंड देम टुगेदर अगैन टू रीड द वर्ड. और अगर मतलब कैट जो वर्ड है इसी को अगर आप तोड़ने को बोलो और फिर इसको एक साथ करके पढ़ने को बोलो तो बच्चा नहीं कर पाएगा.
दिस डिफ़िकल्टी विद साउंडिंग आउट वर्ड्स, मतलब इन साउंडिंग आउट वर्ड्स की जो डिफ़िकल्टी है और डिकोडिंग की जो परेशानी है, बहुत ही कॉमन साइन है डिसलेक्सिया का. As a result of this difficulty, the child is not able to read with as much speed and so fluency is affected. और इसी रीडिंग डिफ़िकल्टी के कारण बच्चों में मतलब अगर आप डिसलेक्सिया के बच्चों को अगर आप बोलो कि आप मुझे बुक पढ़ के बताओ, तो इनकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती, बीच में अटक अटक के बोलेंगे. एंड और इनकी जो फ्लुएंसी होती है वो भी इफ़ेक्ट करती है. जैसे मैं एक फ्लुएंसी के साथ आप लोगों को पढ़ पढ़ के समझा रही हूँ, तो वो बच्चा इस इतनी अच्छी फ्लुएंसी के साथ नहीं पढ़ पाएगा. द चाइल्ड हैज़ डिफ़िकल्टी विद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. बच्चे को रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप बच्चे से नहीं करवा पाओगे. दिस माइट इंडिकेट चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन और हैविंग अ लिमिटेड वोकैबुलरी. और इससे ये क्या इंडिकेट करता है कि बच्चे को इंफॉर्मेशन आगे प्रोसेस करने में बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं ब्रेन में, और एक लिमिटेड वोकैबुलरी है बच्चे के पास. ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक ज़रूर पहुंच सके. एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी. तो चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं. डिस्ग्राफिया. द चाइल्ड विद डिस्ग्राफिया विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्पेल वर्ड्स करेक्टली एंड यूज़ प्रॉपर ग्रामर. इसमें बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी होती है वर्ड्स को स्पेल करने में और ग्रामर का प्रॉपर यूज़ करने में. समटाइम्स द चाइल्ड कैन राइट स्पेलिंग्स करेक्टली बट माइट हैव ट्रबल राइटिंग अ क्लियर एंड कोहेरेंट ईजी. मतलब बच्चे को स्पेलिंग पता होगा, वो ठीक भी लिख देगा, लेकिन मतलब उसकी हैंड राइटिंग ऐसी होगी कि वो कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लिखने में दिक्कत होगी. Because they struggle to organize their thoughts and express them using the right words. क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में और उनको एक्सप्रेस करने में राइट वर्ड्स के साथ. द डिफ़िकल्टी कुड बी रिलेटेड टू challenges in processing language for the purpose of writing, or the child might have trouble writing a story because they might find it difficult to organize their thoughts into a clear sequence and choose the right words to express themselves. जो ये डिफ़िकल्टी है वो चैलेंजेस से रिलेटेड है प्रोसेसिंग लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग. मतलब उस बच्चे को लैंग्वेज को आगे प्रोसेस करना होगा राइटिंग के पर्पस के लिए, कि उसको लिखना है, इसलिए उसको आगे उस लैंग्वेज को प्रोसेस करना होगा. और माई चाइल्ड माइट हैव ट्रबल राइटिंग अ स्टोरी. और बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी स्टोरी को लिखने में. जब बच्चा एक वर्ड नहीं लिख पा रहा तो बच्चे को फिर स्टोरी लिखने में तो दिक्कत होगी. बिकॉज दे माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इनटू अ क्लियर सीक्वेंस. एक क्लियर सीक्वेंस में अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में इन्हें डिफ़िकल्टी होती है, और अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए राइट वर्ड्स चूज़ नहीं कर पाते बच्चे, इन्हें उसमें भी डिफ़िकल्टी होती है. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. डिस्कैलकुलिया. द चाइल्ड विद डिस्कैलकुलिया हैज़ प्रॉब्लम्स विद कैलकुलेशंस और अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, डिस तो चलो सब में एक कॉमन वर्ड है. कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस हम कहाँ करते हैं, मैथ्स में करते हैं. जो बच्चा होगा डिस्कैलकुलिया, जिसको प्रॉब्लम होगी, उस बच्चे को कैलकुलेशंस में और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होगी. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसको स्ट्रगल हो रहा है एक फिगर आउट, उसको ये फिगर आउट करना है कि कितना उसको चेंज मिलेगा जब वो स्नैक खरीद लेगा, उसको कितना वापस मिलेगा उस स्टोर से, मतलब उसको पैसा कितना वापस मिलेगा, है ना. तो इस अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स बच्चों को डिस्कैलकुलिया है. दिस कुड बी साइन दैट दे हैव डिफिकल्टी अप्लाइंग मैथ स्किल्स टू रियल लाइफ सिचुएशंस व्हिच might be linked to weaker problem solving
एबिलिटीज़। इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि बच्चे को डिफ़िकल्टी हो रही है मैथमेटिक्स स्किल्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करने के लिए, जो कि वीकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ से लिंक्ड है। ठीक है। डिस्प्रैक्सिया कॉमनली रेफर टू एज डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, इसको हम DCD भी कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो पर्सन की एबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपको किसी भी चीज़ को प्लान या एग्जीक्यूट करना है और एक पर्पसफुल मोमेंट है, एग्जीक्यूट कोऑर्डिनेटेड, तो प्लान, किसी भी चीज़ को प्लान या एग्जीक्यूट करने में परेशानी होती है बच्चे को। ठीक है, इसमें इसकी एबिलिटी में इफ़ेक्ट पड़ता है। दिस वुड इम्पैक्ट देयर मोटर स्किल्स, इससे उनकी मोटर स्किल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। बैलेंस एंड समटाइम्स स्पीच, और उनका जो बैलेंस है, और कई बार उनकी स्पीच में भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। मेकिंग द मोस्ट mundane of the task quite challenging. The conditions has nothing to do with intelligence but can significantly interfere with learning. जो जो कंडीशंस हैं उनको कुछ करना नहीं है इंटेलिजेंस के साथ, बट वो लर्निंग में इंटरफेयर करती हैं, डेली लाइफ और सोशल इंटरेक्शन में इंटरफेयर करती हैं। Challenges with dyspraxia often lack fine motor skills. जो डिस्प्रैक्सिया के बच्चे होते हैं उनमें फाइन मोटर स्किल्स की कमी होती है। देयर कॉन्फिडेंस इन द क्लासरूम इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। इन बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज दैट इज़ वेयर दीज स्किल्स आर मोस्ट एक्सरसाइज्ड। मतलब क्लासरूम में ही सबसे ज़्यादा इन स्किल्स पे काम किया जाता है। कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रॉस मोटर, और इससे ग्रॉस मोटर के जो कोऑर्डिनेशन है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, विच बिकम्स चैलेंजिंग वाइल राइडिंग अ बाइक और कैचिंग अ बॉल, जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है जब बच्चा बाइक को राइड करेगा, चलाएगा, या फिर बॉल को कैच करेगा, तो परेशानी आएगी बच्चे को। ड्यू टू रिपीटेड फॉल्स और क्लमजीनेस इन गेम्स, रिपीटेड फॉल्स और गेम्स में, स्पोर्ट्स में क्लमजीनेस होने के कारण वो बच्चा शर्माएगा और फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस से कम रहेगा। मतलब जैसे हम स्कूल्स में जाते थे तो हमारी क्लासेस PT की होती थी, PT मतलब गेम्स की क्लासेस होती थी, तो ऐसे में बच्चा क्या करेगा, फिज़िकल एजुकेशन की क्लासेस से बहुत दूर भागेगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। अगला टाइप आता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, APD, इसका शॉर्ट फॉर्म है। APD often occurs with SLDs and can hinder learning. People with APD might have difficulty in discriminating sounds in noisy environments. APD जो है वो SLD के साथ हो सकता है और ये लर्निंग को हिंडर करेगा। जो पीपल विद APD हैं उन्हें डिफ़िकल्टी होगी किसी भी साउंड को डिस्क्रिमिनेट करने में, किसी भी नॉइजी इन्वायरमेंट में। डिफ्रेंशिएटिंग सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स लाइक पैट एंड बैट, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे पैट और बैट में। फॉलोइंग स्पोकन डायरेक्शंस, प्रोसेसिंग ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन क्विकली, जो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्विकली प्रोसेस कर लेंगे। APD show itself is that the child experiences difficulty in understanding classroom instructions. तो APD में बेसिकली बच्चा क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं टीचर्स के द्वारा, बच्चे को वो चीज़ें समझने में परेशानी आती है। कोई भी आप इंस्ट्रक्शन दे दोगे APD के बच्चे को तो वो नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ क्लियरली, बच्चा अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। LPD कैन को एग्जिस्ट विद SLDs एंड इम्पैक्ट कम्युनिकेशन, और ये जो LPD है ये
SLD के साथ ही होता है और कम्युनिकेशन पे इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है. Individuals with LPD may have difficulty with understanding spoken language, expressing themselves clearly, which can reflect it in their poor writing skills, difficulty following complex instructions, or using grammar correctly. जो इंडिविजुअल होगा LPD के प्रॉब्लम, मतलब जिसको भी LPD की प्रॉब्लम होगी, उसको बोलने वाली जो स्पोकन लैंग्वेज होगी उसमें उसको समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी. वो अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और जिसका रिफ्लेक्ट कहाँ पे दिखेगा, उसकी पुअर राइटिंग स्किल्स में, और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा और ग्रामर्स को, जो ग्रामर होगी उसको भी करेक्टली यूज़ नहीं कर पाएगा. तो ये साइंस होते हैं उसके. नेक्स्ट इज़ नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज़. NVLDs का शॉर्ट फॉर्म है. NVLD ऐसे डिफ़िकल्टी शो करता है जैसे कि आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन शेप्स, नंबर्स और लेटर्स. तो इन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है शेप्स, नंबर्स और लेटर्स को आइडेंटिफाई करने में. फॉर एग्जांपल जैसे कि डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग दैट शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल आर बीइंग रिपीटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इन द पैटर्न. डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न इन द सीक्वेंस. किसी भी पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, किसी भी पैटर्न को सीक्वेंस में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उसमें भी इनको डिफ़िकल्टी होगी. जैसे कि 2, 4, 6, 8, 100 और ACEF एंड इनएबिलिटी टू कंटिन्यू द पैटर्न फर्दर. मतलब इन बच्चों को पैटर्न्स में भी परेशानी आती है, बच्चे पैटर्न्स कंप्लीट नहीं कर पाते. पोटेंशियल साइंस विद विच इंडिकेट SLD. ऐसे पोटेंशियल साइंस जो SLD इंडिकेट करते हैं कि बच्चों को SLD है. डिफ़िकल्टी इन फॉलोइंग डायरेक्शंस और स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड. मतलब बच्चे को अगर डायरेक्शंस फॉलो करने को कह रहे हो तो बच्चा नहीं कर पा रहा, और एक स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड, और वो ऑर्गेनाइज्ड रह रहा है. ट्रबल विद मोटर स्किल्स. मोटर स्किल्स के साथ ट्रबल, परेशानी, जैसे कि हैंड राइटिंग, कोऑर्डिनेशन में परेशानी. पुअर मेमोरी और डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन. किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पाने में बहुत परेशानी होना. फ्रीक्वेंट फ्रस्ट्रेशन और लो सेल्फ एस्टम रिलेटेड टू लर्निंग टास्क. मतलब अचानक से फ्रस्ट्रेटेड हो जाना और बहुत लो सेल्फ एस्टम होना लर्निंग टास्क से रिलेटेड. और इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं? वैसे इसके कॉजेज़ अभी, मतलब उनके कॉजेज़ नहीं है, आप इसको पॉसिबल फैक्टर्स कह सकते हो, क्योंकि इसके जो कॉजेज़ हैं उनको अभी पहचाना नहीं गया है रिसर्चर्स के द्वारा. ठीक है, तो फर्स्ट इज़ जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस. वही यहाँ पे भी फिर वही बात आती है, जीन्स है ना. प्रीनेटल पेरीनेटल एनवायरमेंटल फैक्टर. जब बच्चा मदर की वॉम में था तो प्रीनेटल और पेरीनेटल एनवायरमेंट कैसा था तब, वो भी इम्पैक्ट करता है. पोस्ट नेटल एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा था. फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं बच्चों के. हाइपर एक्टिविटी. किसी किसी में हाइपर एक्टिविटी भी होती है. परसेप्चुअल मोटर इम्पेयरमेंट्स, मतलब मोटर स्किल्स से रिलेटेड बच्चों को इम्पेयरमेंट होना, परेशानी होना. इमोशनल लायबिलिटी, जनरल coordination deficits, attention disorders, impulsivity, specific academic problems, speech and hearing disorders, irregularities in EEG. अब लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है. फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू रिपीटेड फेलियर इन स्कूल, वर्क प्लेस और इन स्कूल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन. बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं बार बार अपने फेलियर को लेकर के, क्योंकि उन्हें स्कूल में भी बार बार फेलियर देखने को मिलता है. कई बार किसी को अपनी क्लासेस रिपीट भी करनी पड़ती हैं. इन बच्चों में सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है क्योंकि इनके फेलियर के कारण. दूसरों से ह्यूमिलेटेड रहते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है इनको बहुत डिप्रेशन भी रहता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही.
आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन बच्चों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, वो भी अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लें। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है आने वाली उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।